गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे टॉपिक राजनीतिक संस्कृति का हम अध्ययन करने आज जा रहे हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति, और पिछली कक्षा में हमने देखा था राजनीतिक सामाजिकरण। तो ये भी टॉपिक एक प्रकार के जो विकासशील तीसरी दुनिया के एशिया अफ्रीकी देशों के से संबंधित अध्ययन है, और उसमें भी उसी प्रकार से हम जानना बिल्कुल उपयुक्त समझेंगे, जिसमें कि इस तीसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार से यहाँ के जो परंपरागत समाज हैं, जो अपनी परंपराओं, अपनी रूढ़ियों, अपने विश्वास, अपने नैतिक मूल्यों को सबको साथ लेके हुए राजनीतिक कल्चरल राजनीतिक संस्कृति को किस प्रकार से उसके साथ अपने आप को समायोजित कर सके हैं, कहाँ तक सफल हुए हैं, कहाँ तक असफल हैं, उसके संबंध में आज हम इस टॉपिक को भी आगे बढ़ाएंगे, उसको समझेंगे। तो समझ सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति भी एक प्रकार का समाजशास्त्रीय अवधारणा है, इसको भी इसके साथ समझा जा सकता है। मतलब किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं और अपेक्षाओं और संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से इस व्यवस्था का राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार की समाजशास्त्रीय अवधारणा है, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है या साम्यवादी है, कि जो किसी भी प्रकार की है, तो उस राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की, जो भी राजनीतिक व्यवस्था के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, उन सदस्यों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, यानी जो जनता है उसकी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो एटीट्यूड, उसका बिलीफ, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया और उससे जो अपेक्षा और जो संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, वो सब किस में शामिल किया जाता है? राजनीतिक संस्कृति में। अतः आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक संस्कृति में किस किस का अध्ययन किया जाता है, इससे क्या तात्पर्य, तो आप ये सब बातें उल्लेख कर सकते हैं। वस्तुतः तो राजनीतिक संस्कृति उस व्यापक सामान्य संस्कृति का हिस्सा है जिससे मानव के सदस्यों ने या मानव समाज के सदस्यों ने अपने मूल्यों, भावनात्मक मनोवर्तियों, विश्वास और भावनाओं को संचारित करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी जो राजनीतिक संस्कृति है वो उसी सामान्य संस्कृति का हिस्सा है जिसमें हम हमारे सभी लोग एक मानव समाज में रहकर हमारे मूल्यों, हमारी भावनात्मक मनोवृत्तियों, हमारे विश्वास और भावना जो कुछ भी संचारित होते हैं, उसी का एक हिस्सा है। मतलब ये कोई अलग से कुछ भी नहीं है, ये अलग से नहीं कोई ऐसी नई अवधारणा नहीं है जिसको अपन सकते हैं, ये केवल उसी का हिस्सा है। बस नाम स्पष्ट करके इसको अपन अलग समझ सकते हैं। इस प्रकार की एक सामान्य जीवन पद्धति है जो और दृष्टिकोण है जिसका विकास ये सामान्य संस्कृति है। राजनीतिक संस्कृति उस सामान्य संस्कृति के राजनीतिक शासन के दृष्टिकोण से संबंधित है। अब राजनीतिक संस्कृति आगे शब्द लग गया राजनीतिक। अब इससे क्या हुआ कि जो भी हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें जो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो दृष्टिकोण है, जो हमारा अप्रोच है, जो उसके प्रति समझ है और जो कार्यकलाप है, उससे संबंधित जिस संस्कृति का अध्ययन किया जाता है वो राजनीतिक संस्कृति होती है। चूँकि राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का परिणाम है और यह राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है, तदनुसार राजनीतिक संस्कृति भी स्थिर न होकर गतिशील होती है। राजनीतिक हमारा जो व्यवहार वो एक साथ थोड़ी रहता है, बदलता रहता है। कभी हमने किसी पक्ष में मतदान करते हैं, कभी किस पक्ष में, तो ये हर चीज़ बदलती रहती है। तो ये अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति एक सा स्थायी विचार नहीं है, बल्कि गतिशील है, जो बदलाव करता रहता है, बदलता रहता है। आई बात समझ में? अब हमारे इस राजनीतिक संस्कृति के बारे में काफ़ी विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कोई किस नाम से पुकारता है, कोई किस नाम से पुकारता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक संस्कृति को आमंड जो हमारे एक विचारक हैं, वो इस राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण को कहते हैं। डेविड स्टन इसे पर्यावरण कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट का वो अर्थ मत लेना जो भूगोल में है। एनवायरनमेंट का मतलब जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था के इर्द गिर्द जो वातावरण पाया जाता है, जो हमारा मनुष्यों का है, वो उसके मन में। इस पर उन्होंने इसको राजनीतिक शैली के नाम से उद्धृत किया है। तो कभी भी इससे संबंधित पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि आमंड इसको कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहते हैं, डेविड स्टन इसे पर्यावरण कहते हैं, इस विरुद्ध राजनीतिक शैली के नाम से पुकारते हैं।
अब राजनीतिक संस्कृति को विकासशील देशों के संदर्भ में सर्वप्रथम अवधारणा के रूप में प्रतिपादित करने वाले कोई महत्वपूर्ण जो विचारक हैं वो है आमंड और पॉवेल। पॉलिटिकल कल्चर, इस पॉलिटिकल कल्चर को एक मतलब राजनीतिक व्यवस्था के मतलब यूँ कह सकते हैं कि विकासशील देशों की, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये सब राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, ये सब तीसरी दुनिया या विकासशील देशों से संबंधित अवधारणा है। ठीक है, और वहाँ पे डेमोक्रेसी के और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अध्ययन करने के फलस्वरूप ये अनुशासनात्मक उपक्रम के माध्यम से निकली हुई ये सब अवधारणा है। तो आप समझिए इसमें कि ये जो अपनी ये पॉलिटिकल कल्चर है तो ये भी उससे जुड़ी हुई है। और इसमें क्या है, आमंड पॉवेल कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्ति और उन्मुखताओं की शैली है। मतलब इस पॉलिटिकल कल्चर में किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति और उसके सदस्यों के प्रति अपनी जो एक व्यक्तिगत जो अपनी मनोवृत्ति है, जो अपने मन मस्तिष्क में जो या उसके प्रति जो अपना एक विश्वास है उसको स्पष्ट करती है। एलन पॉवेल ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और सरकार मतलब उसमें इस बात को परिभाषित किया है कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण सरकार की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों और मूल्यों का समूह से होता है जिनका संबंध राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर में आपके पॉलिटिकल से ही जुड़े हुए जो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्थाएं, उससे संबंध में हमारा जो संबंध है उसको स्पष्ट करता है। लुशियन पाई हैं, वो कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं के समूह से हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता, सार्थकता प्रदान करते हैं और उनसे ऐसे अंतर्निहित विचार और नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को, व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, बात वो की वही उन्होंने स्पष्ट की है। सिडनी वर्मा भी कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति में आनुभविक विश्वासों, अभिव्यक्त्यात्मक प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था निहित है जो उस परिस्थिति और दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। मतलब सिडनी वर्मा क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें हमारे जो विश्वास, हमें जो एक प्रकार से जो हमारे प्रतीक हैं, जो मूल्य हैं, जो अनुभव से जो प्राप्त होते हैं, वो सब उस व्यवस्था में मूल्य निहित हैं और उसी परिस्थिति और दशा में परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के इर्द गिर्द जो भी घटनाक्रम होता है, उस पर्यावरण के चारों ओर जो भी बदलाव होते हैं, वो सब हम पॉलिटिकल कल्चर के रूप में समझ सकते हैं। एक बात समझना है तो ये कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक जो हमारी खुद की जो व्यक्ति की धारणा है, जो हमारी एक सामाजिक परिपाटी है, मूल्य है, उनको लेकर किस प्रकार से साथ लेकर इस व्यवस्था को चलाने में एक सहायक सिद्ध कर रहे हैं, उसको उन्होंने स्पष्ट किया। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार ये स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों की मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति है। मतलब अगर ओवरऑल एक आपको शब्द में या एक सारांश के रूप में समझा जाए तो पॉलिटिकल कल्चर है वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों की मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति है। मनोवृत्ति मस्तिष्क से होती है, हमारे मन, चिंतन, चेतना से होती है। तो उसके प्रति हमारी क्या मनोवृत्ति है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या अपेक्षा है, ये सब हम अगर इसको समझना चाहें तो राजनीतिक संस्कृति में ही समझ सकते हैं। ठीक है, और राजनीतिक संस्कृति सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता की भांति स्वयं एक गतिशील है क्योंकि स्थिर है नहीं और सामाजिक राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होती है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान संलिप्तता अर्थात भागीदारी और मूल्यांकन विश्लेषण के आधार पर राजनीतिक संस्कृति दिशा और दशा तय होती है। यही बात समझ में कि अगर ये मजबूत है, जागरूक हैं, उसके बारे में लोगों को किस गहन सूझबूझ है तो वो राजनीतिक संस्कृति आगे बढ़ती है, प्रगति करती है। लेकिन उसमें रुकावट है, बाधा है, मतलब उसमें कई प्रकार की ब्रेकर हैं, तो समझ सकते हैं कि वो राजनीतिक संस्कृति उस देश में विकसित नहीं हो पाई जितनी होने की आवश्यकता थी। आमंड पॉवेल ने व्यक्ति के राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागृति और अपने कार्यों को निष्पादन को ही राजनीतिक संस्कृति माना है। मतलब देखिए, व्यक्ति में जो राजनीतिक उद्देश्य के प्रति जागृति, अपने जो पॉलिटिकल जो साध्य है, लक्ष्य है और जो उद्देश्य है, उनके प्रति जागृति और उसके अनुरूप कार्यों को निष्पादन करने का नाम ही राजनीतिक संस्कृति के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया है। तो कह सकते हैं कि अलग अलग विचारकों ने भले अलग अलग अपने मत पर, लेकिन उनका जो मूल सारांश है वो तत्व एक ही है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के जो दृष्टिकोण है जिन तत्वों पर निर्भर करता है, तो आमंड पॉवेल ने उन्हें राजनीतिक संस्कृति परिवर्तन माना और ये उन्होंने 3 मतलब प्रकार से विभाजित किया है: ज्ञानात्मक अभिकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यात्मक अभिमुखीकरण। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या मूल्यांकनात्मक भी कह सकते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से ये आमिर पॉवेल ने इसको विभाजित किया है। अब हम समझते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व क्या होते हैं। राजनीतिक संस्कृति है वो किन किन से उसके जो निर्धारक तत्व होते हैं उनसे वो क्रिएट होती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो अपन समझते हैं सबसे पहले जो इसका डिटरमिनेंट्स है वो है इतिहास, हिस्ट्री। देखिए, किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास उस देश के ऐतिहासिक परंपराओं और प्रचलित मूल्यात्मक प्रणालियों के द्वारा ही होता है। किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास उस देश की ऐतिहासिक परंपराओं और प्रचलित मूल्यात्मक प्रणालियों के द्वारा होता है। मतलब आप समझ सकते हैं, कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम पर उस देश का जो या उस व्यवस्था की जो पॉलिटिकल कल्चर है उसका क्रिएट होना, उसका विकास डेवलप होना किस पर निर्भर करता है? उस देश जिसकी ऐतिहासिक परंपरा, उस देश के प्रचलित मूल्य या जो मूल्यात्मक प्रणाली है उनके द्वारा ही उस पर सब कुछ निर्भर होता है। तथा भारत की जो राजनीतिक संस्कृति है उस पर आप देखेंगे कि संवैधानिक, शांतिवादी, लोकतांत्रिक होगी। तो वहीं कुछ अविकसित देशों में राजनीतिक संस्कृति हिंसक, अलोकतांत्रिक भी हो सकती है। इस तरह इंग्लैंड की राजनीतिक संस्कृति बाकी राजनीतिक निरंतरता का परिणाम है, जबकि फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति फ्रांस की क्रांति का परिणाम है। तो हर देश का अपना एक इतिहास होता है, एक परंपरा होती है, उसके अपने मूल्य होते हैं, उनका इफेक्ट बिल्कुल पड़ता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मैंने आपको स्पष्ट बताया कि जो भारत की जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें हमारी संवैधानिक और शांतिवादी लोकतांत्रिक होगी, क्योंकि हम इनका लंबे समय से संघर्ष करते रहे और ये हमारे जहन में, हमारी व्यवस्था में अच्छे ढंग से विद्यमान है। तो इस प्रकार से किसी देश के इतिहास, संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, परंपराओं का प्रभाव पड़ता है। अगला है धार्मिक विश्वास। वर्तमान में धर्म राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि कई बार तो समाज की राजनीतिक व्यवस्था और संस्था किस प्रकार की होगी इस बात को भी निर्धारित करते हैं। धर्म का राजनीतिक संस्कृति में बहुत अपना एक योगदान होता है, बल्कि यह समझ सकते हैं कि समाज की राजनीतिक व्यवस्था और संस्था किस प्रकार की होगी, यह भी निर्धारण धर्म के द्वारा होता है। इसलिए धर्म का काफ़ी इफेक्ट भी पड़ता है। और आप देखेंगे कि जितनी भी तीसरी दुनिया के देश हैं, विकासशील देश हैं, एफ्रो एशिया, लैटिन अमेरिकी देश हैं, वहाँ पर इन कंट्रीज़ में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर धर्म का, रिलीजन का बहुत बड़ा इफेक्ट है। इसलिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का संचालन सही ढंग से तब हो पाएगा जब उसका धर्म का किसी प्रकार से धर्मनिरपेक्षीकरण या धर्म में किसी प्रकार की दखलंदाजी न हो, तो वहाँ सही ढंग से चल पाती है, या वहाँ पर एक अच्छी ढंग की पॉलिटिकल कल्चर वहाँ विकसित हो सकती है। अगला है भौतिक परिस्थिति। देश की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध संसाधनों, जनसंख्या की प्रकृति की भी उस देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक परिवेश वाले देश की राजनीतिक संस्कृति निश्चित रूप से एक छोटे से यूरोपीय अफ्रीकी देशों से भिन्न होगी। मतलब आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन और वहाँ पर जो उपलब्ध संसाधन हैं, वहाँ पर जनसंख्या है, इनका भी बहुत बड़ा उस देश की पॉलिटिकल कल्चर पे इफेक्ट पड़ता है। माना कि भारत है, भारत अपना अपना एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ की विविधता, वहाँ के पर्टिकुलर पॉलिटिकल कल्चर पर अपने आप में बहुत प्रभावित करता है। अगर इसका कंपेयर भी करें जैसे यूरोपीय हैं या अफ्रीकी किसी देश के साथ, तो उससे भी बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि उसका जियोग्राफिकल इफेक्ट पड़ता है। अगला करें सामाजिक आर्थिक परिवेश। देश का सामाजिक, धार्मिक, जातिगत विभिन्नता, औद्योगिकरण, रूढ़िवादिता इत्यादि की राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति को निर्धारित करती है। बहुत है, और इनका सबसे लंबा प्रभाव होता है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित करती है और लोग इससे किसी प्रकार से समझौता नहीं करना चाहते। हमारी जो भी सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो भी हमारा रिलीजन स्ट्रक्चर है, जो हमारी जातिगत विभिन्नता है, देश की जो औद्योगिकरण की प्रवृत्ति है, ये देश की जो रूढ़िवादिता है, ये सब पॉलिटिकल कल्चर के फैक्टर में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। धार्मिक विश्वास का प्रभाव मध्य पूर्व के देशों में राजनीतिक संस्कृति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। आप देखिए मिडिल ईस्ट की जितनी भी हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ देखिए बहुत बड़ा रिलीजियस इफेक्ट है। वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम में धर्म का जबरदस्त इफेक्ट है। और आर्थिक रूप से विपन्न और विकास देशों में राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों जैसे हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपेक्षा और जीवन शैली के स्तर भिन्न होते हैं। अब जो बिल्कुल अल्प विकसित है, अविकसित राष्ट्र है, वहाँ की जो पॉलिटिकल कल्चर है वो अन्य देशों की
तुलना में जैसे विकसित राष्ट्र है उनकी अपेक्षा बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि दोनों की मांग, दोनों की जो जीवन शैली, दोनों की जो अपेक्षा है वो सब कुछ डिफरेंट है। इसलिए हमें बहुत बड़ा बदलाव इसमें भी दिखाई देता है। और अंत में देख सकते हैं विचारधारा, आइडियोलॉजी। विचारधारा भी काफ़ी इफेक्टेड है, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव करने की क्षमता रखती है। तो विचारधारा का प्रभाव राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में निर्णायक होता है। आप देखिए, उदारवाद है, मार्क्सवाद है, पूंजीवाद है, ये जैसी विचारधारा अपने आप को वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक भूमिका निभाती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि विचारधारा इतना महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है कि किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा ये अकॉर्डिंग उसकी आइडियोलॉजी का होगा। आप साम्यवादी देश में जाके उदारवाद और पूंजीवाद की बात करोगे तो आपको दुश्मन मान लेंगे, या फिर उदारवादी पूंजीवादी देश में साम्यवाद की बात करोगे तो उनके जस्ट बिल्कुल विपरीत होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब विचारधारा अपने आप में एक वैश्विक दृष्टिकोण को लेकर चलती हैं और उसी के आधार पर उस देश में जिस प्रकार की विचारधारा है उसी के आधार पर वहाँ के राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में एक अपनी भूमिका निभाते हैं। तो उपरोक्त के अतिरिक्त ये भी मान सकते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीक प्रगति किस प्रकार की है, वहाँ के मीडिया किस प्रकार का स्वतंत्र हैं या बिल्कुल दबाव में है, शिक्षा किस प्रकार की है, ये भी उसके मतलब राजनीतिक संस्कृति निर्माण में एक सहायक सिद्ध होती है। फिर इसके अलावा शिक्षा का स्तर है, भाषा, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, ये भी राजनीतिक सांस्कृतिक निर्माण में अपनी योग्यता मतलब भागीदारी निभाते हैं। इन सभी से मिलकर एक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। यही बात समझ में। अब हम देखते हैं राजनीतिक संस्कृति की विशेषता क्या क्या है। देखिए, राजनीतिक संस्कृति को किसी समाज की परंपराओं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा व उसके नागरिकों की आकांक्षाओं और उसके सामूहिक विवेक, उसके नेताओं के तरीकों, सक्रिय होने की नींव आदि के द्वारा हम समझ सकते हैं। फिर भी जो महत्वपूर्ण विशेषता जो बाहर आगे झलकती है वो है समन्वयकारी स्वरूप। समन्वयकारी का स्वरूप इसमें आप समझिए कि राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते रहते हैं। नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों में निर्मित संघर्ष चलता रहता है। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने होनी चाहिए। मतलब आप एक लंबे समय से जिस दौर से, जिस ऐतिहासिक परंपरा से, जिस सामाजिक मूल्यों के साथ, धार्मिक विचार के साथ, नैतिकता के साथ जीवन जी रहे हैं और एक नवीन एक पॉलिटिकल सिस्टम जो आप बिल्कुल एक नया होता है तो दोनों के मध्य क्लेश होता है। तो ये क्या करता है कि पॉलिटिकल कल्चर है वो दोनों के मध्य एक प्रकार का समन्वय बनाने का काम करता है। ठीक है। फिर नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण, यानी राजनीतिक संस्कृति नैतिक मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप का योगदान होता है तो कभी सत्ता व्यवस्था के स्वरूप का होता है। दोनों को एक प्रकार से एक मतलब यूँ कह सकते हैं कि समाज के धार्मिक स्वरूप को और दूसरा कभी जो सत्ता का जो भी जिस व्यवस्था का जो स्वरूप है, जो सत्ता का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके स्वरूप में एक प्रकार का एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना भी इसमें राजनीतिक संस्कृति में दिखाई देती है। तीसरा है उसकी विशेषता अमूर्त स्वरूप। जब जनता राज्य के प्रति अपने विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है, किसके प्रति? राज्य के प्रति विद्रोह या आक्रोश जाहिर करते हैं तो राज्य के किसी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है, तब जनता की मानसिक स्थिति को नहीं मापा जा सकता है क्योंकि जनता के मनोमस्तिष्क में विचार अमूर्त होते हैं और राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। मतलब जनता जब राज्य के विरुद्ध हो जाती है, क्रांति करती है, विद्रोह करती है या बहुत बड़ा आंदोलन करती है तो उस समय यह नहीं देखा जा सकता है कि भविष्य मतलब जो जनता है उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसको कैसे उसके जो विचार है, क्योंकि विचार है ना वो दिखाई नहीं देते, उसको छू नहीं सकते, ये इनको अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं जो सिर्फ मस्तिष्क में होते हैं। तो ये भी जब किस प्रकार के विचार होंगे ये उससे भी राजनीतिक संस्कृति भी प्रभावित होती रहती है, इसलिए इसको अमूर्त स्वरूप में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। चौथी है गतिशीलता। व्यक्ति और समाज में जीवन मूल्य परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं अनुसार बदलते रहते हैं। इसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील बनी रहती है क्योंकि व्यक्ति हमेशा चलायमान रहता है, व्यक्ति की आवश्यकताएं उसकी हर समय बदलती रहती हैं, उसकी जीवन मूल्य परिस्थिति कोई एक सा नहीं रहता है, आसमान बदलते रहता है। तो स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति से जुड़ा हुआ राजनीतिक संस्कृति तत्व है तो ये भी कभी भी स्थायी नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि एक गतिशील के रूप में, एक गतिशील अवस्था के रूप में बना रहेगा। ये थी राजनीतिक संस्कृति की विशेषता।